जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई हुई और मैं चाहती थी आप लोगों से बात करना, और साथ साथ आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट जिस तरह से जिन हालात में आप लोगों ने काम किया। हमको तो अंदर कर दिया गया था, मगर जिस तरह से आपने कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा, अपनी जान जोखम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पे बुलाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि PDP को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरी वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं। दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी। मैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक ये पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज़ चुराई गई हो, जो चीज़ डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज़्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुँच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीज़ें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज़ की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर
जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहाँ से वापस आए उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं। तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए और वहाँ हमने एक एलानिया, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब भी आ गए, सजाद गनी लोन साहब आ गए, तारिक आमी साहब आ गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कितना भी कोशिश करे, हम मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बंद किया, फिर अफवाहें फैलाई, जो इनका ये जो फेक टीआरपी मीडिया है इनका, वो भी है ना, एक फेक टीआरपी मीडिया इनका है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बारे में अफवाहें फैलाने की। जी सेल आउट हो गया, जी बिक गए, जी ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी देर भी हम अंदर थे तो हमने अपना जो हमारा एजेंडा है, अपना जो हमारा अहद है, उसको हमने डाइल्यूट होने नहीं दिया। बड़ी आजमाइशें आ गई, बड़ी मुश्किलात आ गई, उस पर खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और मेरा ये कहना है कि आज पूरे मुल्क के अंदर इस जमात की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, मुल्क के अंदर जब अपोजिशन पार्टीज कुछ को छोड़ के सब खामोश हो गई, उन्होंने सोचा कि चलो ये कश्मीर के साथ हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, पोलराइज किया लोगों को। उसके बाद आप किसानों के खिलाफ जो लॉ बनाया, इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो हमारी डाउन ट्रॉडन जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें दलित्स हैं, बाकी लोग आते हैं, उनके भी जो हुकूक उनको मंडल कमीशन मिले हैं वो भी छीनेंगे। यानी ये लोग जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को उससे रिप्लेस करना चाहते हैं। और ये बात ज़्यादा देर चलेगी नहीं। यहाँ बड़े फिरौन आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, बड़े लोग देखे हैं, हिटलर आया है, मगर ये तानाशाही ज़रा देर चलेगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी कोशिश है गोल्ड पोस्ट चेंज हो जाए, इनकी कोशिश है कि लोग उलझे रहें। अगर बात करें तो 370 की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। मगर आपने देखा कि वो जो उनका कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है, वो किस कलर की, नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला, जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हमारी लड़ाई 370 के लिए जरूर है, मगर जो मसले कश्मीर है, मैं आज उनको बताना चाहती हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में लोग हैं, मसले कश्मीर मसला है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को नहीं भगा सकते। आंखें बंद की तो बिल्ली खा जाएगी आपको, आपका वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पार्टी
जो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, सबसे बड़ा मकसद है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल के इस रीजन के अंदर एक पुल बनाना है, अमन का पुल। और जब आज देखते हैं चाइना एक तरफ से हमारे बॉर्डर्स पे है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ हम धक्कम धुक्की कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मुफ्ती साहब का जो वो इरादा था, मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था, मुफ्ती साहब का जो विजन था, दैट कि जम्मू कश्मीर के तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, इसको एक पुल बनाया जाए, इसको सार्क का फोकस बनाया जाए, जो सार्क कंट्रीज है, इसके जो इतने सालों से जो मसले मसाइल लटके हुए हैं उनको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो मैं समझती हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये भूल जाएंगे मसले कश्मीर, थोड़ी बहुत 370 की बात करेंगे, उसको भी भूल जाएंगे, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे, उनको गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हजारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियाँ रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम नहीं, क्योंकि वो लोग वायलेंस चाहते हैं, वो लोग डिसरप्ट करते हैं हर चीज को। जब से उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी ऐसे कानून यहां नाफिज करने की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग इश्तियाल में आ जाएं। वो उर्दू जबान की बात हो, वो डोमिसाइल लॉ की बात हो, वो सेक्रेटरीट में मुसलमान ऑफिसर्स को दरकिनार करने की बात हो, वो हमारे यहाँ के जो वसाइल हैं, सैंड, रेत, ये भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमारे लिए। यानी इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए गैर जरूरी है, दे आर एक्सपेंडेबल। द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर एक्सपेंडेबल फॉर देम। व्हाट दे वांट इज अ टेरिटरी। टेरिटरी तो इनके पास थी 2019 5 अगस्त तक जायज तरीके से थी, मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर की इज्जत आबरू पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। वी आर नॉट कंफर्टेबल। इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा। चाहूंगी कि हमें आपके साथ की भी जरूरत है। हम तो इकट्ठे हो गए, लोगों को भी इकट्ठा होना है, क्योंकि ये जंग महबूबा मुफ्ती या फारूक साहब या सजाद गनी लोन साहब या उमर साहब अकेले नहीं लड़ सकते। हम इकट्ठे होके भी नहीं लड़ सकते जब तक हमारे लोग भी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। तो मैं आज काफ़ी देर से आप लोगों से बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी। मुझे मालूम है कि आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे खदशात होंगे जो आप करना चाहेंगे, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, मगर थोड़ा सा तहज़ीब लिहाज है। हम अभी तो आपस में हमारा यूनाइट होना कितना मुश्किल था। Going into a kind of a trap right now because they want you to speak, in a sense they're saying that we want them to speak on pre-August 5 position. नहीं, मैंने तो पहले ही वो क्लियर किया कि I am not, my struggle will not be confined to restoration of 370. It will go beyond that. It will be for the resolution of Kashmir problem. उसमें जो भी हमारा रोल बनता है हम उसको करेंगे। Madam, two things. One, while you were in detention, how many people from government of India tried to contact you to get you on the board? One, two. When you talk about elections, you said personally you will not be interested in elections. What about PDP? मैंने कहा ना, मैंने जहाँ तक PDP का सवाल है, अब तो हम अकेले नहीं हैं। जैसे आपको याद होगा पंचायत इलेक्शन थे तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इकट्ठे फैसला किया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह इस वक्त पहले में अपने जो हमारे वर्कर है अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीपल्स अलायंस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और जो वहाँ से फैसला इकट्ठा हम करेंगे वही फैसला सब पे जो है लागू होगा। मगर जहाँ तक मेरा पर्सन का सवाल है, मैं अपने झंडे और अपने आइन के अंदर इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
Did anybody try to reach out to you when you were in detention, and are there any feelers being sent to you? नहीं, मेरा ये है कि ये बातें कहने की होती हैं क्या? कुछ बातें तो मेरे ख्याल में कहने की नहीं होती, समझने की ज्यादा होती हैं। नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगी। That is not done। वो एक वो तो कागज लाए थे पहले 1 महीने के बाद ही, वो जो कि भाई हम बाहर जाके 370 पे बात नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जब आप उसका तो आपने खुद देखा, जब हमारी कुछ लेडीज निकली जम्मू कश्मीर की, उस दिन उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो उन सबको जेल में डाल दिया, और उसके बाद बॉन्ड लिख के लिया उनसे भी कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे। तो ये तो देयर इज नथिंग टू गेस अबाउट इट। उसके बारे में भी देखिए, कल हमारी मीटिंग हो रही है यहाँ पीपल्स अलायंस की, जनरल सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और ये जो इश्यूज हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो आप पिछले साल 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके उन्होंने वापस लिए, अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। So these are all realities. You can't deny them. Now that you are united with the National Conference PDP, so I would निकाले हैं ये जो जॉब्स का है कि 22 साल के बाद आप इसको जो है रिटायरमेंट है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी कई लोग जेलों में हैं, मौलवीज को जेलों में रखा है, जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनको इन्होंने बैन कर दिया है। तो ये सब फेसबुक पे बच्चे होते हैं, उनको जेल में ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो ये तो इश्यूज है ना, 370 इशू